वेलकम बैक। बात हो रही है कि क्या पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की जो मौजूदा इकॉनमी है वो कैसे बेहतर हो सकती है। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो बेग साहब ने आज बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा और लिखते रहते हैं इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी। इक़्तिसादी डिप्लोमेसी वक्त की अहम ज़रूरत है और इस ज़रूरत को क्या हुकूमत समझ भी रही है या नहीं। और जब हम वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर के हवाले से बड़ी तारीख़ी स्पीच की थी तो उसके बाद हमने कहा था कि डिप्लोमेसी के लिए ज़रूरी है कि आप लॉबिंग करें, चूँकि लॉबिंग होगी तो आपकी डिप्लोमेसी भी बेहतर होगी। और डिप्लोमेसी में भी बड़ा ये वास्ट सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा अपने इस पे फोकस करना है। लेकिन मौजूदा हुकूमत चूँकि अंदरूनी जो बहरान थे उनसे ही बाहर नहीं निकल पाई, तो अब देखते ये हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ साथ इक़्तिसादी डिप्लोमेसी पे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बेग साहब, आपने बहुत अच्छा लिखा, किस तरह आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा उनको भी बताएं। और दूसरा ये कि हुकूमत आपको लगता है कि वो इस तरफ सोचेगी, क्योंकि अभी तक तो वो इस्लामाबाद से ही बाहर नहीं निकल पा रहे इक़्तिदार से। तो फिर देखिए, पूरी दुनिया के अंदर, मैं खुद मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ, पूरी दुनिया में सफारतकारी का जो फरसूदा निज़ाम था उसमें तब्दीली आ गई है। अब ये हो रहा है कि उसकी जगह एक इक़्तिसादी सफारतकारी ने ले ली है। इक़्तिसादी सफारतकारी ये होती है कि जब भी किसी मुल्क का एम्बेसडर आपके मुल्क में तैनात होता है या कहीं पे होता है, तो वो अपने रवाबित जो है बिजनेसमैनों के साथ, चैम्बर्स के साथ, फेडरेशंस के साथ, इनके साथ बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे और उनको माइल करता है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, हमारी हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, डेलीगेशंस लाते हैं, ये लाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने कॉलम में एक बांग्लादेश की भी मिसाल दी कि कुछ साल पहले पाकिस्तान से कई बिजनेसमैनों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो थी वो जाके वहाँ पे लगाई, क्योंकि वो हर एक बड़े बड़े बिजनेसमैन को घर पे बुलाते थे, खाना खिलाते थे। ठीक है। हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो सोचते हैं, हमारे सफारतकार जो हैं वो सोचते हैं कि उनका काम सिर्फ अशाइये अटेंड करना है सही और गोल्फ खेलना है, ठीक है, इसके अलावा कोई कुछ काम नहीं नहीं हो है। रहा। सही अच्छा, हमने ये कहा है कि जी आप उनको टारगेट दें कि भाई जब आप आए थे तो $100 की एक्सपोर्ट थी, आप आए, आपके बाद उसमें कितना इजाफा हुआ है। सही। तो क्या हुआ है कि सफारतकारी का हमें भी ये अब अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो इक़्तिसादी सफारतकारी कहलाती है, माशी सफारतकारी कहलाती है, जिसमें जो सफ़ीर जो होता है वो अपने हुजरे से निकलने के बाद बिजनेसमैनों को और चैम्बर्स को, फेडरेशंस को, इन लोगों को कांटेक्ट करता है, उनसे मिलता है, मगर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग होनी चाहिए जी। ठीक। अगर ये होगा तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो पिछले कई सालों से 25 बिलियन से ज़्यादा बढ़ी नहीं। बांग्लादेश 35 बिलियन इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है असमतुल्लाह नियाज़ी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। नियाज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं जनाब सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, मावन खुसूसी CM सिंध हैं, और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। हम शाह साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करके मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा। शाह साहब, इस्तीफ़ों का मामला तो ज़ाहिर आप फैसला होगा, पता चलेगा कि इस्तीफ़े देंगे या नहीं देंगे। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता था आपका कोई मुस्तकबिल तो है नहीं। ज़रदारी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, ये वो कह रहे हैं, और वो उन्होंने नून लीग और फजल रहमान साहब से फ़ायदा उठाया और अब वो चूँकि अपने फ़ायदे की बात करते हैं, तो कोई लग ये रहा है कि शायद तो कोई ढील का है आपकी और हुकूमत की। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो अपोजिशन है, वो तो ऐसी बातें करेंगे। कल से इनके वज़ीर भी बात कर रहे हैं पीडीएम टूट गया, इनमें दरारें आ गई, और काफ़ी किस्म की इनके वज़ीर और इनके जो स्पोक्स पर्सन है वो बातें कर रहे हैं, मगर इनमें कोई सदाकत नहीं है। आपने देखा था कल मरियम नवाज़ साहिबा और गिलानी साहब साथ ही खड़े थे और उन्होंने वाज़ेह तरीके से कहा था कि हमारी CEC की मीटिंग होनी है, उसमें हमारे फैसले होंगे, उनके बाद हम अपना एलानिया देंगे जिसमें हम बताएंगे वाज़ेह जो भी होगा हमारी पार्टी का फैसला। दूसरा ये कि रही बात मार्च की या पीडीएम की, हम तो अभी भी मुतहद हैं। सही, मगर बात ये जो सेनेट पे हुआ, एक तो हैदरी साहब को वोट नहीं पड़े और दूसरी तरफ गिलानी साहब को पूरे वोट पड़े, बल्कि एक्स्ट्रा वोट आए उनके पास। नून लीग की जो खातून सेनेटर थी उनको भी वोट नहीं पड़े, तो वो उन्होंने कहा कि कौन लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिए, हमने तो हमारी नीयत भी साफ थी और पूरे वोट दिए आपको। लेकिन बाज़ार ये लग रहा है, और उस पर तमाम अपोजिशन जमातों ने भी ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, पता चले कि कौन लोग थे जिन्होंने वोट पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं दिए। आपने नोट भी किया होगा 7 वोट जो हैं उन्होंने जो जानबूझ के वो ज़ाया किए थे। सही।
वो सही थे। हम अभी भी अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हम चेयरमैन मानते हैं, हैदरी साहब और गिलानी साहब। सही। और इंशाल्लाह जो फैसला होगा, वो गए हुए हैं तो उनमें हमें उम्मीद है कि वो सुरखरू होंगे। सही। बाकी बात यह है कि जो ठप्पा लगाना था नाम पे, या वो एक ही खाना था, कोई खाने का आगे पीछे था ही नहीं, खाना था जिसमें ठप्पा लगाना था, लोगों ने लगा दिया, वो हो गए। अब जिसको करना था या क्या करना था, वो तो हम कहते हैं कि रिगिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे तो बाकी फजल रहमान साहब की तो बात ठीक है ना, उनको भी साहब को जो वोट 7 वोट ही कम पड़े थे मेरे ख्याल में। हाँ। बाकी तो सही थे, मगर वो जो है उसमें क्या कह सकते हैं, उसका तो उनका अंदाजा होगा। चले इसमें मज़ीद बात करते हैं। नियाज़ी साहब, पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं आप? हुकूमत कोई सुख का सांस ले रही है, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आप इस्लामाबाद में आपको, या हुकूमत पे अभी भी प्रेशर है? और पीडीएम के कल के इजलास के बाद वफाकी वज़रा ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब की अगर हम बात करें तो वो तो कहते हैं कि हमें पहले ही पता था सरदारी साहब इनके साथ हाथ करेंगे। मौलाना फजल रहमान को मैंने पहले बोल दिया था कि जिस तरह आप 2019 में आपके साथ हुआ था वैसा ही इस दफ़ा भी होगा, और वही हुआ। देखिए, मैं अभी एक जगह से आ रहा हूँ, कौमी सेमिनार का मीडिया की आज़ादी के हवाले से और जो बहरान है उसके हवाले से। वहाँ पे 2 वफाकी वज़रा भी थे और टॉप लीडरशिप की, नून लीग की भी और पीपल्स पार्टी की भी टॉप लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। टॉप लीडरशिप से बाहर ये कि आप ये समझे कि सिर्फ बिलावल या मरियम या जरदारी या नवाज शरीफ वहाँ नहीं थे, बाकी टॉप लीडरशिप वहाँ मौजूद थी, या इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं थे। ठीक है। देखिए, ये एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के दौरान ही नजर आती है आवाम के लिए। ठीक। उसके अलावा जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी सियासत टॉप लीडरशिप से शुरू होती है और टॉप लीडरशिप से ख़त्म हो जाती है। जो भी फैसले होते हैं वो टॉप लीडरशिप को मजबूत करने या उनका दिफा करने के लिए होते हैं, और दूसरे तरीके के जो सियासतदान होते हैं, जो लीडरशिप होती है, वो उनके फैसलों को दिफा करने के ऊपर आजकल लगी हुई है, जबकि ये निजी टेलीविजन सामने आया। तो अगर आप देखें तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पीडीएम बिल्कुल इस वक्त आवाम के अंदर उसकी कभी खुल के सामने आ गई है कि वो कोई रोल प्ले उनके लिए नहीं करने वाली। अगर कोई रोल प्ले करेगी तो अपनी लीडरशिप के लिए प्ले करेगी। और मेरे जाती नजर के अंदर जो इसके अंदर देखिए, आपका जो नून लीग है उसकी पूरी की पूरी कोशिश है कि वो पंजाब के अंदर अपनी उसको मकसद कर दे, अपनी इक़्तिदार को, और उसका जो उसकी ताकत है या उसकी सपोर्टर्स को उसको यूटिलाइज कर दे। पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है और उनकी लीडरशिप की कोशिश है कि वो सिंध के अंदर अपने पंजे जमाए रखे। पीटीआई जो है इसके बावजूद कि नाकाम तरीन हुकूमत है, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी 63 साल की उम्र के अंदर मैंने इससे ज़्यादा बुरी और नाकाम हुकूमत नहीं देखी। लेकिन पीपल्स पार्टी और हो या नून लीग हो या AUF हो या CPM हो, उसकी नाकामी को पीटीआई किसी सूरत की अपनी कामयाबी इसको तसव्वुर नहीं करना चाहिए। ये उनकी नाकामी है। और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों के अंदर की कोई पीटीएम कोई ऐसा बदअमली तैयार कर पाएगी या ऐसा रुख उनकी जो मूवमेंट है अख्तियार कर पाएगी जो आवाम के लिए हो। ठीक है। इसमें नियाज़ी साहब एक चीज़ बताइएगा खासतौर पे, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च तो कभी भी कामयाब नहीं हुए? हमने पहले भी देखा, जलसे जुलूस भी हुए, मार्च भी हुए, प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ। जरदारी साहब ने कहा था कि हम असेंबली के अंदर रहते हुए इन पे प्रेशर बिल्ड करेंगे, और वो प्रेशर हमें सेनेट इंतखाबात में नज़र भी आया। हुकूमत पहली दफ़ा परेशान हुई। दूसरी बात, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि इतनी नकम्मी हुकूमत आपको कभी नज़र नहीं आई, तो इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर लिया कि वो नून लीग पंजाब में GT रोड और गुजरांवाला और ख़ास तौर पर लाहौर तक महदूद रहेगी, और सिंध में, चूँकि सिंध की सियासत को भी आप समझते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चंद अजला तक ही महदूद रहेगी, या इन्होंने वापस नेशनल सतह की सियासत के लिए भी आना है, बाकी जो सूबे हैं उनको भी फोकस करना है? चूँकि अगर इन्होंने इसी पॉलिसी पे रहे, अगर प्रेशर में रहे, बैकफुट पे रहे, तो आपको लगता है कि दोबारा ये बैक बाउंस करने की पोजीशन में आएंगे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी हकीकी मानो, देखिए ये बिल्कुल गलत है कि ये तहरीकें
बहुत कामयाब थी। उसने CNA की तारीख भुट्टो साहब के ज़माने में भुट्टो साहब का पछतावा किया, वो उसी का नतीजा, वो किस इंजीनियर था वो, लेकिन उसी का नतीजा है। लॉयर मूवमेंट जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, बल्कि आज भी जो है वो उसमें फवाद चौधरी ने कहा कि जो बातें चल रही हैं कि जो मीडिया और PFP जो है वो अपना लॉन्ग मार्च ट्विटर से लॉन्च कर दिया, और उसने बरमला था कि लॉयर मूवमेंट हो या मीडिया की मूवमेंट होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि हमें कोई खतरा नहीं होता, सियासतदानों को पता नहीं होता, और सियासतदानों की चलाई जो मूवमेंट होती है, तहरीकें होती है, उतनी कामयाब नहीं होती जितनी कि ये तहरीकें होती हैं। और इस वक्त जो सजा जो बन रही है वो सिविल सोसाइटी की तरफ से बन रही है, और तहरीक अगर सिविल सोसाइटी की तरफ से चल पड़ी तो बहुत खतरनाक होगी। लेकिन सिविल सोसाइटी को फिर लीड कौन करेगा, सवाल ये पैदा होता है। देखिए, लीडरशिप पैदा हो जाती है जब मूवमेंट ठीक है, जब शुरू होती है तो लीडरशिप ठीक है, ठीक है। न्याजी साहब आप लाइन पे रहिएगा। बेग साहब, आपको लगता है कि कोई जो जिस तरफ न्याजी साहब इशारा कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये एक स्कूल ऑफ थॉट भी हमारे जो सियासी हल्के हैं वहाँ पे मौजूद है कि शायद कोई सदारती टाइप का कोई सिस्टम आ रहा है या कोई सिस्टम तब्दील होगा। आपको लगता है कुछ सिविल वार या इस तरह की चीज़ें, सिविल सोसाइटी की कोई कैंपेन आ सकती है, कोई मूवमेंट आ सकती है? देखिए, बीच में भी ये चीज़ आई थी सदारती निज़ाम की तरफ, मगर उसको इतना वो नहीं मिला, क्योंकि किसी भी जमात ने, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी वगैरह ने उसको बिल्कुल मतलब इनकरेज नहीं किया इसके अंदर। और देखिए, जब कोई भी चेंजेस आपको, चाहे वो 18th अमेंडमेंट में कोई चेंज ला रहे हैं या सदारती निज़ाम लेके आ रहे हैं, उसके अंदर बड़ा ज़रूरी होता है कंसेंसस जो होता है तमाम जमातों का। इस वक्त क्या हो रहा है कि PTI वर्सेस पूरी अपोजिशन जो है वो एक दूसरी तरफ है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपोजिशन इतनी कामयाब नहीं होती अगर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती। इस वक्त ये हालत है कि आप सोशल मीडिया को देख लीजिए कि कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, क्योंकि एवरी सेकंड पर्सन अफेक्ट हुआ है। और अब मैं गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ ज़फीर, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास की। दे आर अफेक्टेड, मगर हो ये रहा है कि इन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है। 3 साल गुजर जाने के बाद भी आप यही कह जा रहे हैं कि जनाब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं NRO नहीं दूंगा। इससे गरीब आदमी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपने उसके लिए क्या, आपने उसको एडवांटेजेस दिए, प्रिविलेजेस दिए, आपने कुछ उसके लिए किया जिससे कुछ ना लोगों को जॉब मिल रही है? सिर्फ बात नहीं की, और हमेशा याद रखें कि लाइफ के अंदर आप बड़े बड़े वादे करेंगे ना, अब पूरे नहीं होंगे तो डिसअपॉइंटमेंट भी ज्यादा होगी, वो बैकबाउंस करेंगे। वो एग्जैक्टली हो रही है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। शाह साहब, आपको लगता है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि PDM वाले तो खैर बिखर ही गए, और 2023 के बाद अगले 5 साल भी हमारे ही हैं, तो आपको कुछ लगता है कि ऐसा होगा? या दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो तहरीकें हैं, या आपने जो PDM तहरीक का आगाज़ भी किया कि शायद बहुत जल्दी कर दिया, चौथे साल के, यानी अब जाके आप अगर इसका आगाज़ करते तो शायद हुकूमत जाती भी, प्रेशर भी बिल्ड होता। तो अब आपके लिए कुछ ज़रा सेनेट इंतखाबात भी हो गए हैं, तो करने को कुछ नहीं। जिस तरफ असमतुल्लाह न्याज़ी साहब इशारा कर रहे हैं कि शायद कोई सिविल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करे, तो आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी या इस तरह का कोई, जिस तरह वकला की तहरीक आई थी फिर उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया था, तो इस तरह का कुछ गेम नज़र आ रहा है आपको? देखें, पाकिस्तान में तो कभी भी कुछ भी है, मगर उसका ये कि हम अगर अपनी जमातों की बात करें और इनकी इनकॉम्पिटेंसी की बात करें, जैसे बेग साहब ने भी अभी फरमाया, पहले भी आप फरमाया, जरदारी साहब भी ये कहते हैं कि ये अपने लैंग्वेज से ही डूबेंगे। हाँ, पहले ये जरदारी साहब ने पुरानी बात की थी। जी। अब बात यह है कि इन्होंने कितनी भी ये बातें करें, तीन साल गुजर गए, 3 साल में सिर्फ इन्होंने, अब जैसे आपने कहा कि ये कहते रहे कि NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। सही। पहले तो हम ये कहते हैं कि ये इलेक्टेड है नहीं, सिलेक्टेड है। ये हमारा सबका, सब पार्टियों का जो है ठीक है, एक नारा रहा है, और ये है हकीकत है, क्योंकि ये वाज़ेह हो गया था इन इलेक्शंस में जो लोगों ने इनको वोट दिए, इनके साथ हालत सही, क्योंकि निवाला मुंह से छीन लिया लोगों। ठीक है, लेकिन अवाम ये समझते हैं कि आज़म है, हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, वो अभी तक इमरान खान से उम्मीद रखे। एक वजीर आज़म जी लोगों को प्लेट सालन की दे रहा है, लंगर खाने खोले हुए, बजाय जॉब्स देने के, बजाय किसी को जो है कोई तरक्याती काम देने के, बजाय किसी और काम के, अब लोगों को प्लेट थमाई जा रही है फेंक के लोगों को जो है। और दूसरा ये कि घर बैठे कोई ना खाए, आके लंगर खानों में खाए फकीर बन के, तो ये इनका जो है वो मंशूर बन गए। अब आप खुद सोचे, ऐसी पार्टीज पहले भी आई थी, बड़े मैंडेट के साथ आई थी, और वो ख़त्म हो गई।
इनका भी हाल यही होना है। अगर ये अभी इंशाल्लाह जाएंगे पहले, मगर ये अगर 5 साल खुदा न खास्ता पूरे कर भी लेते हैं, उसके बाद इनका कोई भी मुस्तकबिल नहीं होगा, क्योंकि लोग इन्हें जो है पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। नियाज़ी साहब, वक्त कम है, आखिरी कमेंट चाहूँगा आपका। आपको क्या लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म पुरसुकून हैं, वो मुद्दत पूरी करेंगे? और आज वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि मैं तो अगले 5 साल की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि वाकई हालात साजगार हैं? ये पॉलिटिकल स्टंट है कि वो अगले 5 साल की वो लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल में ये जो मुद्दत है, इसको पॉलिटिकल पार्टी से चाहिए कि वो इससे मुकम्मल करवाएं, ताकि लोगों को हकीकत का पता चल सके कि जो हाइब्रिड निज़ाम है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकता, बहुत होगी हाइब्रिड निज़ाम। और दूसरी बात जो है कि जो अगर ये डिपेंड करता है इलेक्शन किस किस्म के होते हैं। क्या आरटीएस दोबारा तो नहीं बैठेगा? आरटीएस अगर दोबारा बैठ जाता है तो फिर कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर किसी हद तक 70% की 75% की फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए तो नून लीग का पंजाब को जीत कर देगी। ठीक। और पीपल्स पार्टी सिंध में उसके ठीक है। नियाज़ी साहब, आखिरी पॉइंट, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आपको क्या लगता है? ऑप्शन नहीं है। हमने एक छोटा सा सर्वे भी करवाया था और उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है, और अगर हम उम्मीद की बात करें कि सिर्फ इमरान खान पे, उनकी कैबिनेट पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, तो आप ऑप्शन नहीं है, लीडरशिप नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने जरदारी साहब को भी आजमा लिया, हमने नून लीग को भी आजमाया। देखिए, मैंने एक दफ़ा मखदूम अमीन फहीम से इंटरव्यू किया था जब वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट थे के खिलाफ, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि ये बैंक नहीं है, ये मुल्क है, ये मुल्क चलाना होता है, ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये मुल्क है, ये 22 करोड़ आवाम है, और 22 करोड़ आवाम को आप क्रिकेट टीम की तरह नहीं। ठीक है, ठीक है नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका। और शाह साहब, आखिरी पॉइंट, आपको लगता है कि कुछ उम्मीद होगी अवाम के लिए, चाहे अपोजिशन अच्छी करके हुकूमत से कोई काम निकलवा सकें, रिफॉर्म्स ला सकें, ताकि उम्मीद 2 सालों में कुछ डेवलपमेंट हो? चलिए 10 सेकेंड। हमने सिर्फ हक की बात की। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर हकीकी यूथ का लीडर देखें, हम पीडीएम में भी हमारी जमातें हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, मोहतरमा मरियम नवाज साहब हैं, ठीक है, हम हमेशा हक की और लोगों के मुफाद की बात करते हैं। ठीक है, बेग साहब, लास्ट कमेंट। सर देखिए, मुझे तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा लोगों के लिए, क्योंकि हुकूमत के जो लोग हैं, मतलब उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई विजन लेस कैबिनेट है इमरान खान साहब की, खुद विजनरी है। बहुत शुक्रिया जनाब बेग साहब आपका, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।